अब से कुछ ही दिनों में 2025 का साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन जुडिशरी के अंदर का एक सिस्टम जो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो है कोलेजियम सिस्टम। इस साल कई सारे ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के अंदर देखने को मिले, फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी से इम्यून नहीं थे। अब दर्शकों, एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी एक और ट्रांसफर पर देखने को मिल रही है, जिसके सेंटर में है जस्टिस निशा बानू और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मामला इतना सीरियस हो गया है कि देश की प्रेसिडेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और अपना ऑर्डर पास करना पड़ा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव पहली बार इंडियन जुडिशरी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दर्शकों, जस्टिस निशा बानू का ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट को 14 अक्टूबर 2025 को नोटिफाई हुआ था। ये ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के 27 अगस्त 2025 के रिकमेंडेशन का हिस्सा था, जिसमें 13 और जजेस की ट्रांसफर भी रिकमेंड की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए 15 अक्टूबर 2025 को फॉर्मली नोटिफाई कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217(1)(c) के मुताबिक जैसे ही प्रेसिडेंट किसी जज को किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करता है, उस जज का पहले वाला ऑफिस वेकेट माना जाता है। यानी टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली 14 अक्टूबर के बाद जस्टिस बानू मद्रास हाई कोर्ट के जज नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ने इसी टेक्निकल क्लैरिटी को सबसे ज्यादा मर्की बना दिया। नियरली 2 महीने बीत जाने के बाद भी जस्टिस बानू ने केरला हाई कोर्ट में चार्ज एज्यूम नहीं किया। इस डिले ने केरला हाई कोर्ट बार के बीच डिस्क्वाइट क्रिएट किया, जिसका जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ। जब इस रिएक्शन पर जस्टिस बानू से पूछा गया तो उन्होंने द हिंदू को बताया कि उन्होंने अर्न लीव अप्लाई की थी अपने बेटे की शादी के चलते, और साथ ही अपने ट्रांसफर के रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट का आउटकम अवेट कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक when approached for her reaction, Justice Banu said that she had submitted an earned leave application at the Madras High Court in view of her son's marriage and was simultaneously awaiting the result of a request made for reconsideration of her transfer to the Kerala High Court. लेकिन इस सिनेरियो में एक और लेयर भी है। जस्टिस बानू का केस इसीलिए भी यूनिक है क्योंकि वो मद्रास हाई कोर्ट की 3rd सीनियर मोस्ट जज थी और ट्रांसफर के बाद केरला हाई कोर्ट में उनका सीनियरिटी नंबर 9 हो जाता है। जुडिशियल हायरार्की में सीनियरिटी सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होती, वो कोलेजियम मेंबरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स और फ्यूचर एलिवेशंस तक को इम्पैक्ट करती है। मद्रास हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ऑब्जेक्शन उठाया। इस लेटर में एलिगेशन लगाया गया है कि जस्टिस बानू जानबूझकर केरला हाई कोर्ट ज्वाइन करने में डिले कर रही हैं, ताकि वो मद्रास हाई कोर्ट कोलेजियम में कुछ समय और तक बनी रहे। लेटर के वर्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। However, it has been reliably learned that Honorable Justice Nisha Banu is intentionally delaying her joining in the Kerala High Court to stay in the Honorable Madras High Court Collegium for some more time for obvious reasons. ये allegations proven है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जब लॉयर्स डायरेक्टली राष्ट्रपति भवन को एड्रेस करते हैं तो इशू एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं रहता। अब इसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो वो इंतजार भी खत्म हो गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रेश ऑर्डर पास किया है डेटेड 12 दिसंबर 2025, जिसमें एक फ्रेश डायरेक्शन दी गई है और जस्टिस निशा बानू को केरला हाई कोर्ट में चार्ज एज्यूम करने के लिए एक क्लियर आउटर डेडलाइन मिल चुकी है। नोटिफिकेशन के वर्ड्स बिल्कुल फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिसाइज हैं। द प्रेसिडेंट after consultation with the Chief Justice of India is pleased to direct Srimati Justice Nisha Banu, Judge Madras High Court to assume charge of her office in the Kerala High Court on or before 20 दिसंबर 2025। पर ग्राउंड रियलिटी इस फॉर्मेलिटी से काफी ज्यादा लेयर्ड और पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशनली इंगेजिंग हो चुकी है। सवाल ये बन जाता है कि ट्रांसफर नोटिफाई करने के बाद एक जज का स्टेटस क्या होता है और उस स्टेटस का कोलेजियम जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर क्या असर पड़ता है। इस गैप को हाईलाइट करते हुए कांग्रेस एमपी के.एम. सुधा आर ने लोकसभा में पॉइंटेड क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से पूछा कि क्या जस्टिस बानू ट्रांसफर नोटिफिकेशन के बाद भी मद्रास हाईकोर्ट कोलेजियम का हिस्सा बनी रही, क्या उन्होंने किसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन पर साइन किया और क्या उन्होंने फॉर्मली अपने ट्रांसफर पर रिकंसिडरेशन सीख की। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने आर्टिकल 217 का रेफरेंस देते हुए कहा कि जज को ट्रांसफर होने पर अपना प्रेजेंट ऑफिस वेकेट करना होता है। उन्होंने स्पेसिफिकली आर्टिकल 217(1)(c) साइट किया, जिसमें लिखा है द ऑफिस ऑफ अ जज शैल बी वेकेटेड बाय हिज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एनी अदर हाई कोर्ट। लेकिन इस रिस्पांस में ना तो कोलेजियम मेंबरशिप पर क्लैरिटी दी गई, ना ही बताया गया कि ट्रांसफर के बाद और ज्वाइनिंग से पहले के इंटरग्रेशन में जज का एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशनल रोल क्या होता है। जहां ऑलरेडी इतना क्योस हो रहा था, वहीं इसी एम्बिग्विटी का प्रैक्टिकल फॉल आउट तमिलनाडु गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में दिखा। मद्रास हाईकोर्ट कोलेजियम ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 6 जजेस को एलिवेट करने की रिकमेंडेशन की।
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सूटेबिलिटी पर कई ऑब्जेक्शंस उठाए बिना कोलेजियम के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। स्टेट ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि जस्टिस निशा बानू, जो मद्रास हाई कोर्ट के कोलेजियम जज थी, उनका नाम रिकमेंडेशन प्रोसेस में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया और उनकी जगह नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जस्टिस MS रमेश को कोलेजियम में कैसे शामिल कर लिया गया। फॉर्मर मद्रास हाई कोर्ट जज जस्टिस GM अकबर अली ने पूरे एपिसोड को द हिंदू में लिखा है अपने कॉलम में। उन्होंने डिटेल में बताया दैट एडमिटली हर लॉर्डशिप इज द पार्ट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एंड शी कंटिन्यूज टू बी अ कोलेजियम जज। Therefore, the state government had sought for clarification on the non-inclusion of Collegium Judge Justice Nisha Banu and the inclusion of Justice MS Ramesh, the next senior most judge. Justice अली का आर्गुमेंट यहीं पर और ज्यादा शार्प हो जाता है। उन्होंने लिखा कि स्टेट के कंसर्न्स को क्लैरिफाई करने के बजाय कोलेजियम ने 6 डिस्ट्रिक्ट जजेस के इशू को साइड स्टेप करते हुए डायरेक्टली 9 एडवोकेट्स के नाम रिकमेंड कर दिए। उनके मुताबिक जस्टिस बानू को कोलेजियम से विदाउट रिकॉर्डेड जस्टिफिकेशन एक्सक्लूड किया गया और नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को विदाउट ज्यूरिसडिक्शनल सपोर्ट इंक्लूड कर लिया गया। दर्शकों, यहाँ पर कंट्रोवर्सी सिर्फ एक इंडिविजुअल जज के ट्रांसफर तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि कोलेजियम सिस्टम के ओपेक फंक्शनिंग पर फिर से स्पॉटलाइट डाल देती है। कोलेजियम का काम जजेस की अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को जुडिशियल इंडिपेंडेंस के शील्ड के अंदर रखना था, लेकिन जब कोलेजियम के ही कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठने लगे तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नेचुरली टेस्ट होती है। एक और क्यूरियस डिटेल ये है कि जस्टिस बानू ने मद्रास हाई कोर्ट में जुडिशियल वर्क अटेंड करना 14 अक्टूबर 2025 के बाद बंद कर दिया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी उनका नाम प्रेजेंट जजेस के लिस्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ये डिजिटल डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी टेलिंग है। अगर एक जज जुडिशियल वर्क नहीं कर रही, ट्रांसफर नोटिफाई हो चुका है और ज्वाइनिंग नए कोर्ट में नहीं हुई है, तो उनका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? इसी ग्रे जोन ने कोलेजियम रिकमेंडेशंस, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शंस और पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को जन्म दिया। प्रेसिडेंट का 20 दिसंबर 2025 का डेडलाइन देना इसी कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। नॉर्मली जुडिशियल ट्रांसफर्स में प्रेसिडेंट का रोल लार्जली फॉर्मल होता है, कोलेजियम के रिकमेंडेशन और CJI की कंसल्टेशन के बाद, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट का स्पेसिफिक डायरेक्शन देना, वो भी एक डेट के साथ, ये सिग्नल देता है कि एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड दोनों इस प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी को क्लोज करना चाहते हैं। इससे ये भी क्लियर होता है कि ट्रांसफर के बाद ज्वाइनिंग को इंडेफिनेटली डिले करना कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। इस पूरे एपिसोड का सबसे एंगेजिंग एस्पेक्ट ये है कि यहाँ कोई ओपन डिफेंस नहीं है, कोई कंटेम्पनियस स्टैंड नहीं है, बल्कि एक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर है। एक तरफ कोलेजियम सिस्टम अपनी ऑटोनॉमी और इंटरनल लॉजिक के साथ मूव करता दिखता है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 217 का लिटरल रीडिंग याद दिलाती है, और बीच में एक इंडिविजुअल जज के पर्सनल सर्कमस्टांसेस, प्रोफेशनल सीनियरिटी और इंस्टीट्यूशनल रोल इंटरट्वाइंड हो जाते हैं। जस्टिस निशा बानू का एलिवेशन 5 अक्टूबर 2016 को मद्रास हाई कोर्ट में हुआ था और तब से वो कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा रही हैं। लेकिन कोलेजियम के ओपेक डिसीजंस, सीनियरिटी रीशफल के कंसिक्वेंसेस और प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन का प्रेसिडेंट लीगल मेमोरी में रह जाएगा। अगर डेडलाइन के बाद भी एम्बिगुइटी रहती है तो ये एपिसोड सिर्फ एक ट्रांसफर डिस्प्यूट नहीं रहेगा, बल्कि जुडिशियल गवर्नेंस के एक डीपर क्राइसिस का सिंबल बन सकता है। आपका इस ट्रांसफर को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए।